चलिए अब हम बात करते हैं मार्क्स का आर्थिक निर्णायकवाद या फिर निश्चयवाद। मार्क्स का जो आर्थिक निर्णायकवाद क्या है, निश्चयवाद किसे कहते हैं। जिस प्रकार हमने मार्क्स के कुछ पिछले वीडियो पर पढ़ा था कि मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या पर, जहां ऐतिहासिक भौतिकवाद उसके निर्णयवाद पर एक सार तत्व था। ठीक है, तो आर्थिक निश्चयवाद होता क्या है, किसे हम निर्धारणवाद कहते हैं। तो ये जैसे कि आर्थिक निर्णायकवाद क्या होता है, जैसे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं सामाजिक परिवर्तन की जो व्याख्या आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में की जाती है। तो निर्णायकवाद क्या होता है, एक ऐसी स्थिति होता है जिसे मनुष्य स्वेच्छा से नहीं, अपनी बाहरी शक्तियों के दबाव से कार्य करता है। मनुष्य कोई भी कार्य अपने स्वयं के अधिकारों से नहीं करता है, किसी बाहरी शक्तियों के अधिकारों से ही करता है। इसमें बाहरी शक्तियों के घटित होने की दिशा निर्धारित होती है और इन्हीं दशाओं के अनुसार मनुष्य अपने कार्यों का जो करता है ना, संपादन कर देता है। निर्णायकवाद जो होता है पूर्व निर्धारित तथ्यों की पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में व्याख्या करता है। इस प्रकार आर्थिक जो निर्णायकवाद है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं बाहरी परिस्थितियों, ठीक है, भौतिक परिस्थितियों में संचालित होती है। मनुष्य कोई भी कार्य, कोई भी श्रम अपनी स्वयं के अधिकारों से नहीं करता है, वो बाहरी दबाव से ही होता है। वो जैसे कि मनुष्य के ऊपर क्या होता है, आधिपत्य होता है। एक मनुष्य के ऊपर आधिपत्य होता है, तो उस आधिपत्य के अंतर्गत वो कार्य को पूरा करता है। मनुष्य का जो आर्थिक जीवन उसकी इस इच्छा अनुसार से नहीं चलता है, बल्कि संबंधित समाज की भौतिक अथवा बाहरी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। मार्क्स के शब्द में यही जो निर्णायकवाद है अथवा आर्थिक निश्चयवाद कहलाता है। इसी प्रक्रिया को हम उसको निश्चयवाद भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है स्क्रीन पर, कार्ल मार्क्स ने अनेक मुद्दों जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग शोषण, पूंजीवाद, श्रमिकों के अलगाव, कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जहां पर कार्ल मार्क्स ने इन पर लेख भी लिखे हैं। इन सभी सिद्धांतों में एक कॉमन बात जो हमें देखने को मिलती है वो है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व इसलिए क्योंकि मनुष्य इतिहास की समीक्षा को करने के लिए मनुष्य सबसे पहले अपनी अस्तित्व को बनाए रखे। ठीक है, उसे इतिहास की समीक्षा पूरा करने के लिए स्वयं जीवित रहना उसके लिए ज़रूरी होता है। और जिसके लिए जीवित रहने के लिए क्या होता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र, ये सब उसके लिए अति आवश्यक होता है। जहाँ उसके ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांतों में बताया गया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत समाजशास्त्र में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद और जो समाज में जो परिवर्तन होते जाते हैं, ये समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद की व्याख्या भी की है। मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत में मानव के इतिहास के कालक्रम का अध्ययन भी किया था। ठीक है, उन्होंने उसमें जैसे कि विभिन्न युगों में भौतिकवादी व्याख्या, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद में उन्होंने विभिन्न युगों में भौतिकवादी व्याख्या का भी रचना की थी। इनमें से उन्होंने 5 युगों में उसे बांट दिया था। ठीक है, मानव इतिहास को उन्होंने 5 युगों में बांट दिया था। एक हो गया आदिम साम्यवादी, ठीक है, एक हो गया आदिम साम्यवादी, दूसरा हो गया दासत्व युग, जहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दास बन जाता है। फिर हो गया सामंतवादी युग, फिर हो गया पूंजीवादी युग, फिर हो गया आपका समाजवादी युग, जहाँ पूंजीवाद से शोषण और जो पूंजीवाद पर क्या होता है, पूंजीवाद का जो समाजवादी युग में पूंजीवाद पर अधिकार सरकार का हो जाता है या फिर लोगों के सरबराह वर्ग से संबंधित होता है। तो वहीं उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या में उन्होंने इतिहास की क्रम बाई क्रम में उसकी रचना भी किया था।
मनुष्य का जो आर्थिक जीवन होता है, ठीक है, मनुष्य का जो आर्थिक जीवन होता है वो 3 क्रियाओं से संबंधित होता है। मार्क्स का कहना है मनुष्य का जो आर्थिक जीवन 3 क्रियाओं से संबंधित होता है। एक हो गया उत्पादन विधियाँ, एक हो गया उत्पादन शक्तियाँ और एक हो गया उत्पादन संबंध। उत्पादन विधियाँ, ठीक है, उत्पादन करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। उत्पादन शक्तियाँ, जिसके लिए श्रम की आवश्यकता होती है। और उत्पादन संबंध, मनुष्य कोई भी कार्य को अकेला पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए एक दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता जरूरी होता है। यही ऐतिहासिक भौतिकवाद की मूल आत्मा भी है और आर्थिक निर्धारणवाद की भी मूल आत्मा होती है। इसलिए इस रूप में कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो केंद्र बिंदु होता है वो आर्थिक निर्णायकवाद का होता है। इस कारण वेबर ने भी पॉलिटिकल थॉट में मार्क्स को उद्धृत करते हुए भी लिखा है कि आर्थिक निर्णायकवाद एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर व्यक्त एवं विवेचित किए गए विचार घूमते रहते हैं। वहीं सामाजिक परिवर्तन के संबंध में भी अनेक सिद्धांत प्रचलित होते हैं। इन सिद्धांतों के सिद्धांतकारों को 2 श्रेणियों में भी रखा गया है। देखिए, प्रथम श्रेणी के सिद्धांतकारों का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं। पहला हो गया सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं। बहुत किस प्रकार समाज का परिवर्तन होता है, देखते हैं किस प्रकार समाज का परिवर्तन होता है, तो उसके बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत क्या है, सामाजिक परिवर्तन के लिए किसी एक कारक को उत्तरदायी मानते हैं। द्वितीय श्रेणी के सामाजिक परिवर्तन के लिए किसी एक ही कारक को उत्तरदायी मानते हैं। मार्क्स द्वितीय श्रेणी के सिद्धांतकार है, ठीक है। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए एक ही कारक, आर्थिक कारक को उत्तरदायी मानता है। जो एक कारक है वो मेन कारक क्या है, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक को उन्होंने उत्तरदायी माना है सामाजिक परिवर्तन के लिए। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या मार्क्सवादी सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा शीर्षक के अंतर्गत विस्तृत रूप से की है। यही हमारा उद्देश्य केवल सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में आर्थिक निर्णायकवाद के तत्व को स्पष्ट करना है। सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज की आर्थिक संरचना को उत्तरदायी मानते हैं। आर्थिक संरचना का निर्माण उत्पादन संबंधों के आधार पर होता है। तो इस प्रकार ये मार्क्स का आर्थिक निश्चयवाद और निर्णायकवाद पर आधारित होता है। इसी में हम ये भी देखते हैं कि मार्क्स यहाँ सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिणाम क्या है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी युग है जिसके परिवर्तन होने के पश्चात साम्यवादी युग आएगा। यही जो परिवर्तन होता है आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण ही आएगा। ये जो परिवर्तन होता है आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण ही आएगा, अर्थात उत्पादन संबंध बदलेंगे। श्रमिक और पूंजीपति का जो विभेद रहता है वो नहीं होगा, ठीक है। कुल मिलाकर समाज का जो निर्धारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं द्वारा ही होगा। तो इस प्रकार ये कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्णायकवाद और निश्चयवाद। धन्यवाद।